हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केमिस्ट्री लैब रिया wants to find the difference between theoretical molar mass and observed molar mass। तो रिया ने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है theoretical molar mass में और observed molar mass में कोई एक अननोन कंपाउंड का। इसके लिए फॉर दिस शी प्रिपेयर्स अ सॉल्यूशन बाय एडिंग 0.2 moles of unknown compound Mn2 in 4 liter of water। वो क्या करती है, वो 0.2 moles सब्सटेंस ऐड करती है कितने में, 4 लीटर वाटर के अंदर, और वो देखती है शी फाइंड्स दैट द कंपाउंड आयनाइज्ड टू, कि हमारा जो कंपाउंड है वो आयनाइज हो रहा है, वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है M2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव में। इफ द मोलर मास ऑफ M इज 48, अब हमारा कंपाउंड है Mn2, तो मतलब अगर M का मोलर मास है 48, N का मोलर मास है 64 एंड ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया उन्होंने हमें 6 atm। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड। ऑब्जर्व्ड मोलर मास मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन देख के पहले तो ऐसे लग रहा है कि कितना मुश्किल सा क्वेश्चन है। ये मुश्किल नहीं है, हम देखते हैं पहले टॉपिक कौन सा है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नीचे मुझे आर और टी की वैल्यू भी दी हुई है, तो इससे मुझे ये अंदाजा लग गया कि मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू ICRT, जहाँ पर पाई क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, आई क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर, C इज कंसेंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू कितनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 6 atm। तो पाई की जगह मैं 6 लिख देती हूँ, इक्वल आई मुझे नहीं पता, मैं आई को आई रहने देती हूँ, कंसेंट्रेशन। आगे कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू N बाई V, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व करे हैं क्वेश्चन में, 0.2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना लिया है सोल्यूशन का, कितना वॉल्यूम ले रहे हैं 4, तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू R की जगह क्वेश्चन में क्या लेना है 0.2 इंटू टेम्परेचर कितना लेना है 300 केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 4 इक्वल I इंटू 2/10 इंटू 2/10, डेसिमल हटा देते हैं, इंटू 300। ये हमारे जीरोस कट हो गए, जीरो से जीरोस कट हो गए। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सब कुछ डिवाइड में ले जाते हैं, 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कटिंग हो गई 2। तो आई वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया मेरे पास 2। तो यहाँ से मैंने वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लिया है। अब मुझे पता है वेंट ऑफ फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, मोलर मास थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व, जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आई का वैल्यू कितनी आ रही है 2। थ्योरेटिकल मोलर मास की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। Mn2 का मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, M का मास कितना है 48 प्लस N कितने हैं 2, यहाँ पर Mn2 है तो 2 लिखा, इंटू N का मास कितना 64, तो 48 प्लस ये बन जाएगा 64 इंटू 2 128, 128 और 48 को ऐड करते हैं कितना आता है 176। तो थ्योरेटिकल कितना मेरा बन रहा है 176, मोलर मास थ्योरेटिकल इज 176 और मोलर मास ऑब्जर्व्ड मुझे फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू, x उधर चला गया, 2 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया 88। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है 88। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड मोलर मास एंड थ्योरेटिकल मोलर मास। थ्योरेटिकल मोलर मास जो है वो हमने पहले निकाल लिया था, Mn2 मेरे पास है कंपाउंड, तो मोलर मास ऑफ M का मास कितना है 48 और N का मास है हमारे पास 64, एटम कितने हैं N के 2, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको ऐड करते हैं 48 प्लस 128 ऐड करके ये बन जाएगा 176। तो अब मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस is equal to theoretical molar mass minus observed molar mass। theoretical molar mass है 176, observed molar mass is 88। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस कितने का आया 88 का। तो मतलब रिया ने जो कंपाउंड जिसको वो स्टडी कर रही थी उसमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास में 88 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 नॉन इंटरैक्टिंग सॉलिड सोल्यूट्स A एंड B इन द मास रेशो 5:1, मतलब मैंने A और B को यूज करके एक सोल्यूशन बनाया। इट इज आइसोटोनिक विद अनदर सोल्यूशन ऑफ A एंड B विद द सेम वॉल्यूम। यहाँ पे उन्होंने हमें वॉल्यूम सेम बोल दिया है, हैविंग अ मास रेशो 3:5। अब ये क्वेश्चन देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड दिख रहा है हमें आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक है तो इसका मतलब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर लेना पड़ेगा कि मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। मैं पाई 1 और पाई 2 को इक्वल रख लेती हूँ। आइसोटोनिक है तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ये मैंने क्यों रखा, एज सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक। अब पाई का फॉर्मूला होता है N/V
आर टी फर्स्ट के लिए तो N1 इक्वल N2 बाई वी आर टी। आर कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पर है दोनों सॉल्यूशंस, और वॉल्यूम भी सेम है, क्वेश्चन में बोला हुआ है विद सेम वॉल्यूम, तो यहाँ से सेम सेम है जो वो कट कर देते हैं। अब N1 क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, N इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसमें हमने लिया है 5:1, मतलब A का 5 और B का 1 पार्ट, ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन में मैंने लेना है 3:5, A का 3 और B का 5 पार्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास पुट कर देते हैं, 5/MA प्लस 1/MB फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। सेकंड सॉल्यूशन में कितना? 3/MA प्लस 5/MB। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर माइनस में, इसको इधर भेजना है। 5/MA माइनस 3/MA इक्वल 5/MB माइनस 1/MB, माइनस में ले आए। इसका अगला स्टेप क्या होगा? 2/MA इज इक्वल टू 4/MB। इसको हम रेशो ले लेते हैं, 2/4, MA को इधर ले आए, 4 को इधर कर दिया, तो MA/MB ये कितना आ गया? 1:2। तो मेरा मोलर मास का रेशो आंसर इज 1:2। Next question is Rakesh took 20 gram of solute A to prepare 50 ml solution. राकेश ने कोई एक सोल्यूट लिया A और 50 ml solution बना लिया। This solution is isotonic to another solution of the same volume. Volume same बोल दिया अब उन्होंने, with a weight of 40 gram of different solute B. A का लिया था 20 ग्राम, B का लिया था 40 ग्राम, और सोल्यूशन जो है उनका वॉल्यूम 50 ml, यहाँ पर भी सेम वॉल्यूम बनाया है 50 ml. If the solution is prepared at same temperature, temperature भी सेम है, then what is the ratio of molecular mass of solute A to that of B? हमें फाइंड करना है दोनों के मोलर मास का क्या रेशो आएगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। आइसोटोनिक वर्ड आ गया, मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे? π1 इज इक्वल टू π2। π1 को लिख सकते हैं N1/VRT इज इक्वल टू N2/VRT। गैस कॉन्स्टेंट सेम होता है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, क्वेश्चन में दे दिया, तो ये सेम क्वांटिटीज हैं, इक्वल के दोनों तरफ वो कट जाएंगी। N1 होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल N2 गिवन मास बाय मोलर मास। अब W1 कितना लिया उसने? A का, लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं A के लिए और राइट साइड हम ले रहे हैं B के लिए, तो W1 की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय M1 मुझे फाइंड आउट करना है रेशो। W2 की वैल्यू कितनी है? 40। M2 मुझे फाइंड आउट करना है रेशो, तो M1/M2 निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। M1/M2 40 को इधर ले लिया, 20/40 कटिंग कर दी, रेशो क्या आ गई? 1:2। तो M1:M2 is equal to 1:2. Next, if the two solutions are placed at different temperatures, keeping all other variable constant and separated by SPM, will the osmosis happen? अगर हम दोनों सोल्यूशन को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हैं और उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ये मान लो मेरे पास कंटेनर है, एक तरफ मैंने रख लिया सोल्यूशन A वाला और दूसरी तरफ B वाला, टेम्परेचर दोनों में अलग है, टेम्परेचर इसमें है T1, दूसरी तरफ टेम्परेचर है T2, तब क्या ऑस्मोसिस होगी? तो आंसर क्या है सेकंड पार्ट का? यस, ऑस्मोसिस विल हैपन। इसका रीजन क्या है? बिकॉज द सोल्यूशन आर नो लॉन्गर आइसोटोनिक, अब सोल्यूशन आइसोटोनिक नहीं लग रहे, नो लॉन्गर आइसोटोनिक ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। Next question is, aquatic animal feel more comfortable in cold water than warm water as the solubility of oxygen in cold water is more than that in warm water. The graph below shows the solubility of oxygen in the water as a function of pressure at different temperature T1 and T2. Based on the above graph, what is the ratio of KH at T1 and T2? Slope of partial pressure versus mole fraction give tan theta, हमें पता है। Slope of partial pressure versus mole fraction gives tan थीटा। कोई भी ग्राफ है उसका स्लोप हमें tan थीटा से पता चलता है, तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं हेनरी लॉ अप्लाई करती हूँ तो वहां से P = KH × X आता है। अब इसको अगर मैं Y = mx से कंपेयर करूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मेरा स्लोप क्या दे रहा है? हेनरीज कांस्टेंट KH। तो अब मुझे ये बताना है कि
What is the ratio of KH at T1 and T2 और slope is always given by tan theta equal m। तो अब KH1 किसके इक्वल होगा? फर्स्ट के लिए एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो KH1 tan 60 और KH2 विल बी गिवन बाय tan 30। मुझे रेशो फाइंड आउट करनी है। KH1 बाय KH2 इक्वल tan 60 डिवाइडेड बाय tan 30। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये यहाँ पर करती हूँ। KH1 बाई KH2 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये ऊपर चला गया √3। तो मेरा आंसर कितना आ गया? √3 इंटू √3 वो बन गया 3। तो मेरा आंसर आ गया 3:1। तो KH1 रेशो KH2 कितना आ जाएगा? 3:1। बिटवीन T1 एंड T2 विच वन इज ग्रेटर? इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है? हेनरीज कांस्टेंट KH। तो जिस ग्राफ का KH ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है KH और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस ग्राफ का KH ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, इसलिए T1 जो है उसकी वैल्यू बड़ी होगी।